हेलो बच्चों, आप जानते हो कि आयनिक बॉन्डिंग के बारे में आपको केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर जब हमने शुरू किया था तो आयनिक बॉन्डिंग के बारे में काफ़ी डिस्कशन कर चुके थे और आयनिक बॉन्डिंग का बहुत कुछ डिस्कशन करना बाकी था। एक बार उसको और अच्छे से प्रेजेंटेशन देने के लिए एक बार देखिएगा आप पीपीटी के जरिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर चीज़ें होंगी एंड सम फेवरेबल कंडीशंस का भी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे यहाँ पर। देखिए जरा यहां पर मैं बात करता हूं आयनिक बॉन्डिंग की। आयनिक बॉन्डिंग में अगर हम इस चीज को देखें कि कोई भी एक मेटल होता है, कोई भी एक नॉन मेटल होता है, मेटल होता है और नॉन मेटल होता है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक इंटरेक्शन हो जाता है, एक आपसी सद्भाव, एक आपसी रिलेशन डेवलप हो जाता है। और नॉर्मली मेटल की, जिस मेटल की हम बात करते हैं उसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है और जिस नॉन मेटल की हम बात करते हैं वो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है। अब इसके बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा बताना की जरूरत नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सब के बारे में मैं बहुत कुछ डिस्कस कर चुका हूं। अब लो आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होता है, जैसे कोई भी मेटल होता है वो बहुत ही कम एनर्जी के उस पर अपने आप को आयन में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे सपोज करिए मैं एक सोडियम मेटल की बात करूं, यहां पे देखिए सोडियम की बात की गई है। सोडियम है मेरा बेचारा, आराम से पढ़ रहा है, हॉट है, पॉजिटिव है, और ये Cl है, आपस में दोनों मिलकर नमक बना ले रहे हैं। फॉर योर आयंस ओनली सीन सोडियम इज पॉजिटिव इज, और ये आप देखिए ये इसका आपका Cl है जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अगर मैं यहां पे बात करता तो जितना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और सबसे ज्यादा अगर आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात करूं कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो मैं सब जानता हूं लिथियम। अभी हमने थोड़े दिन पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहां पे लोएस्ट इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की होगी। अगर मैं सीजियम जैसे मेटल को ले लूं ना तो बहुत जबरदस्त बात हो जाएगी, क्योंकि यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी इसकी सबसे कम होगी। और हम सब जानते हैं कि दुनिया में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl की सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम एनर्जी की कॉस्ट पर, बहुत ही कम एनर्जी देने पर ये सीजियम प्लस बन जाएगा। इट विल कन्वर्ट इनटू सीजियम प्लस, और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से एंट्री ले लेगा और इस तरीके से ये बन जाएगा Cl माइनस। आप जानते हो ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। एक तरह से ये पॉइंट चार्जेस क्रिएट हो गए, और जब ये पॉइंट चार्जेस क्रिएट हो गए, लेट्स टेक दिस दे आर द पॉइंट चार्जेस। अगर हम इन दोनों पॉइंट चार्जेस की बीच की बात करें तो ये जो इनकी इफेक्टिव बीच की डिस्टेंस है ये आयनिक रेडियस कहलाती है। दो आयनिक क्लाउड्स के बीच की इफेक्टिव इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आयनिक रेडियस कहलाती है। इस आयनिक रेडियस को अगर मैं R कहूं, इसको मैं Q कहूं, इसको मैं Q कहूं, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सेम होगी, तो यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बियन फोर्स डेवलप होगा, और उसी फोर्स से ये दोनों आपस में बंधे होंगे। उसी फोर्स से ये दोनों आपस में बंधे होंगे, और ये दोनों आपस में बंध कर ये फोर्स जो डेवलप करेंगे वो Q इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर होगा। बेटा ये फोर्स यहां पर इस तरीके से काम करेगा, अंडरस्टैंड? ये फोर्स यहां पे इस तरीके से काम करेगा, और इसी फोर्स की वजह से ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे और तुरंत सीजियम Cl, दुनिया का बेस्ट आयनिक कंपाउंड सीजियम Cl बनाएंगे, सीजियम क्लोराइड जिसे कहूंगा, और सीजियम क्लोराइड यहां पे बनाएंगे। अब आप जरा देखिए यहां पर लिथियम क्लोराइड भी बनेगा, सोडियम भी बनेगा, पोटेशियम भी बनेगा, रुबिडियम बनेगा। लेकिन मैंने कहा कि जितनी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ही अच्छा होगा आयनिक बॉन्डिंग के लिए, और जितनी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी किसी नॉन मेटल की उतना ही अच्छा होगा आयनिक बॉन्डिंग के लिए। क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? आयनिक बॉन्डिंग के लिए जरूरत है प्लस चार्ज की और माइनस चार्ज की। और यहां पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कैसे डेवलप होगा? प्लस चार्ज इजीली कैसे डेवलप होगा? जब इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर दिया जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर कर जाएगा तो माइनस चार्ज होगा। प्लस चार्ज क्रिएट करने के लिए, इजीली रिमूव कर जाए इलेक्ट्रॉन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक ऐसे मेटल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें कि कम से कम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सके, और वो मेरा है सीजियम। सोडियम से भी अच्छा बनेगा, पोटेशियम से भी अच्छा बनेगा, रुबिडियम से भी अच्छा बनेगा, लेकिन बेस्ट बनेगा आपका सीजियम के साथ। यहां पर Cl की बात करें, आप सब जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ट्रेंड तो ये कहता है कि फ्लोरीन से
कम क्लोरीन का होना चाहिए, उससे कम ब्रोमीन का होना चाहिए, उससे कम आयोडीन का होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली Cl हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा साइज होने की वजह से चार्ज डेंसिटी का क्लाउड की वजह से वहां पर रिपल्शन क्रिएट होने की संभावनाएं होती हैं। रिपल्शन क्रिएट होने की वजह से वहां पर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई उसको आप कम इलेक्ट्रॉन, या यूं कह लीजिए आपकी वहां पर इलेक्ट्रॉन की एंट्री थोड़ी सी मुश्किल होती है, और जहां पर जरा सी भी मुश्किल आई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती चली जाती। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा जाएगी। तो इस तरीके से आप समझिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के इस कॉन्सेप्ट को। इसका एक एग्जाम्पल के जरिए हम इन चीजों को समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें कोई भी चीज आपकी, क्यों ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्योंकि हर कोई चीज, हर कोई एटम स्टेबिलिटी ऑब्टेन करना चाहता है। याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट में छोटा सा दूंगा कि जिसके 8 होते हैं उसके ठाठ होते हैं, जिसके 8 होते हैं उसके ठाठ होते हैं। तो हर कोई ठाठ पाना चाहता है, हर कोई ऐश करना चाहता है, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, हर कोई इस तरीके से अपने आप को रखना चाहता है कि मौज में रहे। भाई मौज में रहने के लिए 8 की जरूरत थी, और मौज में रहने के लिए 8 की जरूरत थी, और जब 8 होंगे तभी तो ठाठ होंगे। तो हर एटम, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, अपने 8 कराने के लिए एक दूसरे से रिएक्ट करता रहता है। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, ऑक्टेट रूल। और हर कोई इलेक्ट्रॉन नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है, सिर्फ हीलियम के अलावा। आप सब जानते हो हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी फिर आपका चाहे नियॉन हो, फिर आर्गन हो, फिर चाहे क्रिप्टन हो, फिर चाहे जीनन हो, फिर चाहे रेडान हो, ये सब के सब इनकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। अगर सबकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पे ये कह सकते हैं कि सबके सब इनर्ट गैस, नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके सब नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करना चाहते हैं। याद रखिएगा, ये नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही बहुत ही अनरिएक्टिव और स्टेबल कंडीशन मानी जाती है। तो जब हर कोई अपने आप को स्टेबिलिटी पाना चाहता है, हर कोई अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाना चाहता है, इस तरीके से यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, सेकेंड, ये सब तो बातें आप लोग जानते ही हो अच्छे से कि भाई जो आपकी फर्स्ट शेल होती है, दैट फर्स्ट शेल इज बेसिकली हैविंग ओनली n is equal to 1, हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कर चुके हैं। देखिए हर चीज, हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। आपने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी, फिर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट आपकी केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सपोर्ट करेंगे। n is equal to 2 की बात करें तो यहां पर आप सब जानते हो, यहां पे 2s होगा, यहां पे 2p होगा। हम इसमें मैक्सिमम 6 ले सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 ले सकते हैं। इट मींस आपका ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अगर मैं n is equal to 3 की बात करूं तो आप सब जानते हो कि इसमें 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। You know that s can have maximum 2 electrons, p can have maximum 6 electrons and d can have maximum 10 electrons, means 10 plus 6 plus 2 is equal to 18 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए यही बात यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज, अगर जिस चीज को पाना चाहता है और उसको हम कहें कि वो क्या करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को अगर कोई पाना चाहता है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को मेरा ना मतलब होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स को अगर कॉन्फ़िगरेशन के मीनिंग का मतलब क्या होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई अपना आयन बनाएगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाकर, और हो सकता है कोई अपने आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रखे, जिसके 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कहेंगे, और उसकी तरह अगर कोई होगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, आउटर मोस्ट शेल के अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको मैं कहूंगा स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सवाल उठा कि सर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत जगह देखी, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन कहां मिलती है?
स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने कहा बेटा चाहे आप कॉपर ले लो, चाहे आप सिल्वर ले लो, चाहे आप गोल्ड ले लो, सब में स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। यानी आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चाहे आप जिंक ले लो 2+, चाहे आप कैडमियम ले लो 2+, चाहे आप मरकरी ले लो 2+, सब में बेटा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इन सब जगह पर अवेलेबल है और इन सब के बारे में आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो कि ऐसा क्यों है। मैं इसको और समझाने की कोशिश करता हूं, आपको कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यहां पर क्यों है। देखिए एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कॉपर है, कॉपर के बारे में आप सब जानते हो कि ये होता है आर्गन और 4s2 4s1 3d10 ये होता है। अब आप समझिए जब आप कॉपर प्लस बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव किया जाता है। तो 4 नंबर से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा। जब 4 नंबर से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा तो बेटा यहां पर ये क्या बचेगा, आर्गन। आर्गन में क्या होता है 1s2 2s2 2p6, याद रखिएगा 3s2 3p6 और देखिए क्या बचेगा 3d10। ये तो निकल चुका ना इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताइए इसमें मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल इसकी यहां पे कौन है, आउटर मोस्ट शेल n=3 है। बताइए वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं यहां पे कहूंगा कि इस कॉपर प्लस का अगर आयनिक कंपाउंड बन रहा है, CuCl बना रहा है, तो वहां पर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल रही है। दिस इज कॉल्ड स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और बिल्कुल इसी फैमिली की, जैसे इसी फैमिली में कॉपर और बेटा सिल्वर और गोल्ड एक ही लाइन के होते हैं ना, तो फिर जैसा इसमें होगा वैसा इसमें होगा, वैसा इसमें होगा। अंडरस्टैंड? तो जैसा इसमें हुआ था वैसे इसमें होगा, ऐसे यहां पर होगा। यहां पर भी Ag+ में भी यही होगा और Au+ में भी यही होगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप देखो जिंक की बात करो तो जिंक में क्या होता है, जिंक में होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब आप मुझे बताइए अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे मुझे और मुझे Zn2+ बनाना होगा, ZnCl2 में आयनिक कंपाउंड बनाने जा रहा हूं, Zn+2 बनाना होगा, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, उस कंडीशन में यह करना होगा कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे। कहां से, जहां पर मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वहां से रिमूव करते हैं। तो ये बन जाएगा 1s2, ये बन जाएगा 2s2, ये बन जाएगा 2p6, ये बन जाएगा 3s2, ये बन जाएगा 3p6, ये बन जाएगा 3d10। इस तरीके से फिर से देखिए आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को यहां पे फिर से हमें ऑब्टेन करने को मिला। इस तरीके से हमारे जो आयंस हैं वो कहीं पर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाकर आयन स्टेबल बनाएंगे, कहीं पर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाकर स्टेबल बनाएंगे। एक जमाना था जब सिर्फ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबिलिटी मानी जाती थी और 8 के जिसके 8 हैं उसी की ठाट माने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये दौर बदला और चीजें अगर आगे आई कि अगर कहीं पर d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वहां पर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की जगह स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। एक नई चीज और भी है, इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन भी है जिसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए चल हम यहां पर स्यूडो इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात की। अब हम बिल्कुल उस कंपाउंड पे आ जाते हैं जिसके लिए हमेशा एक कॉमन सी बात समझी जाती है कि दुनिया का इजी कंपाउंड है NaCl। यहां पे आप देख रहे हो NaCl जिसकी इस पहली शेल में n=1 पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद n=2 पर यहां पर 3 and 3 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और n=1 पर n=3 पर 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसको फाइनली सोडियम आयन की तरह अगर अपने आप को ऑक्टेट में कन्वर्ट करना है तो ये 281 से अपने आप को 28 में ले आता है बेटा। जब 281 से अपने आप को 28 में ले आता है तो इस कंडीशन में ये स्टेबल माना जाता है और ये एक चार्ज बन गया, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। एक आप यूं कह लीजिए कि आप बहुत ही छोटा चार्ज
एक बहुत ही मामूली चार्ज डेवलप हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर गया, पहले n=1 पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर n=2 पे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर n=3 पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे आ गया, तो इसको मिलाकर 8 हो गया एंड फाइनली इट बिकम्स 2 8,8। आउटरमोस्ट शेल में यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा। तो सब लोग अपने 8 इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को ही कंप्लीट करना चाहते हैं। इस तरीके से ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ये आपका एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और फाइनली इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड अच्छे से डेवलप हो गया। देखिए ये Na आया +1 के साथ, ये Cl आया -1 के साथ, और मैं क्या कहूँ इन दोनों के बीच में, देखिए आपको खुद ही सिंबल समझ में आ रहे हैं कि किस नजरिए से ये लोग एक दूसरे के करीब आए और दोनों में फिर बॉन्डिंग हो गई। और बॉन्डिंग का मतलब आप समझिए, मुझे अपने वर्ड्स अल्फाजों से कहने की जरूरत नहीं है, ये सिंबल सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। और हमेशा आप जानते हो कि ये अपोजिट चीज़ें हैं, ये अट्रैक्ट करती हैं और इस तरीके से प्यार में खो जाती हैं और इस तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ये पीपीटी के जरिए कि भाई बॉन्डिंग का मतलब है एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, समझ गए ना। तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग का मतलब निकल के आया एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने मिलेंगे, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल की बात करूं तो मैग्नीशियम एटम की मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैग्नीशियम एटम की बात कर सकता हूं। यहां पे हम बात कर रहे हैं, हमने एक और अगली एग्जाम्पल लिया Mg मैग्नीशियम सल्फाइड बनाने के लिए। एक एग्जाम्पल हमारे सामने और है। हम सब जानते हैं मैग्नीशियम क्या है भाई। मैग्नीशियम के बारे में अगर आप ध्यान से देखो तो 12 मैग्नीशियम है, 12 मैग्नीशियम है तो सब जानते हैं कि आपका ये आएगा 2 8,2। देखिए 2 8,2, अब पहले में 2 आ गए, फिर 8 आ गए, फिर 2 आ गए। आप सब जानते हो कि यहां पर फाइनली 2 8,2 है और अगर मैग्नीशियम सल्फाइड में बना रहा हूं तो ये कैसे बनेगा मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड कैसे बन सकता है, क्योंकि इसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना होगा और इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, जिसके 8 होते हैं उसके 68 होते हैं। मैग्नीशियम फिर से अपने 68 करना चाहेगा और उसको 68 को पाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। याद रखिएगा जब भी कभी दो चीज़ों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो कोई एक देने वाला होता है, कोई दूसरा लेने वाला होता है। ये सारे डिस्कशन मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। तो ये आपका डोनर है और ये आपका डोनर है और ये देखिए यहां पर ये आपका एक्सेप्टर है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर ये इस तरीके से Mg2+ बन जाता है। Mg2+ बन गया यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, एक चार्ज की तरीके से आप इसे देखिए। और यहां पे सल्फर की बात की जाए तो सल्फर देखिए, सल्फर यहां पे कितने पे था, 16 सल्फर था। 16 सल्फर का मतलब आप सब जानते हो 2,8,6 यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप मुझे बताइए 6 से ये क्या चाहेगा, 6 से ये 8 करना चाहेगा। जब 6 से 8 करना चाहेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिले, मैग्नीशियम से मिले। मैग्नीशियम से मिलने के बाद ये सल्फर आपका S2- हो गया। अब आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच में अब क्या हो जाएगा। इससे पहले मैग्नीशियम Na+ और Cl- के बीच में क्या हो रहा था। अब उसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा था। आप एक गाना सुना होगा ना आपने, इलू इलू, तो यहां इलू इलू शुरू हो जाएगा। और वहां पे जैसे इससे पहले आपने देखा था इलू इलू शुरू हो गया था, जैसे ये +1 आया, ये -1 आया, इन दोनों के बीच में इलू इलू शुरू हो गया। और इस तरीके से यहां पर भी इलू इलू शुरू हो जाता है। और इलू इलू जब शुरू हो जाता है तो क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम सल्फाइड एक बॉन्ड क्रिएट कर देगा और पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और मैग्नीशियम सल्फाइड को डेवलप करेंगे। इन सब को डेवलप करने के लिए आखिर किन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है वो इससे पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। आखिर किन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है इससे पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी मेटल का जितनी भी लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो उसकी फेवरेबल कंडीशन है।
वो उसकी फेवरेबल कंडीशन है कि उसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है। किसी की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो उसकी एक फेवरेबल कंडीशन है बेटा, कि वो एक फेवरेबल कंडीशन की बात कर रहा है कि हाँ भाई ये फेवरेबल कंडीशन है। किसी की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लो आयनाइजेशन एनर्जी है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। इसके अलावा आयनिक कंपाउंड आपने देखा, यहां पर भी देखा। आप मुझे बताइए कि ये क्या बनेगा, MgS है या Mg, ये सब के सब एक NaCl है, ये सब क्या है, ये सब तो क्रिस्टल है ना। तो क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, क्रिस्टल किससे बनता है, क्रिस्टल का क्या होता है, क्रिस्टल का लैटिस होता है। इसका मतलब इसको अगर आपको अच्छा बनाना है, वेरी गुड बनाना है, तो लैटिस एनर्जी को हाई होना पड़ेगा। इस क्रिस्टल को बनाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको कहा जाता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का डिस्कशन भी अच्छे से हम लोग कर चुके हैं और भी ज्यादा करेंगे। लैटिस एनर्जी के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि कोई भी दो गैसीय साइन, जैसे आपने यहाँ पे Na+ बनाया था, तो ये क्या था, गैसीय ही तो था। और फिर इसके बाद Cl- बनाया था, तो ये क्या था, ये गैसीय ही तो था। इन दोनों ने मिलकर आपको क्या किया, इन दोनों ने मिलकर एक NaCl सॉलिड बनाया, और इन दोनों ने मिलकर NaCl जो सॉलिड बनाया उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी कहलाएगी बेटा। तो लैटिस एनर्जी आपकी काम की, यहां पर बहुत अच्छी काम की आई। याद रखिएगा, किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए, चाहे यहां पर कोई भी आयनिक कंपाउंड बनेगा, तो वो एक सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में जनरली बनता है। और सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में बनाने के लिए, लैटिस डेवलप करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहां पे होगी, वो कौन सी एनर्जी होगी, लैटिस एनर्जी होगी। फिर हम और भी कुछ एग्जांपल हमारे सामने हैं कि अगर आयनिक हाइड्रोक्साइड बनेगा तो कैसे बनेगा, सल्फेट बनेगा तो कैसे बनेगा, नाइट्रेट बनेगा तो कैसे बनेगा, कार्बोनेट बनेगा तो कैसे बनेगा, अमोनियम बनेगा तो कैसे बनेगा। आप जरा समझिएगा इस बात को कि इन्होंने OH- की बात कही, क्यों ऐसा हुआ, OH- आए। OH- देखिए, एक O एटम है, एक H एटम है, तो दोनों मिल जाते हैं। मिलने के बाद चार्ज कितने का आया, -1 का। Ions can be made up of a single atom or group of atoms. An ion made of a group of atoms is called a compound ion. What atoms are present in the following atoms? देखिए, इन आयंस को हमने कंपाउंड आयन कह दिया। कोई सिंगल एटम का भी हो सकता है, H+ सिंगल एटम का हो गया, S2- सिंगल एटम का हो गया, या आप N2- सिंगल एटम का हो गया। तो ये सब भी आयन तो सभी हैं, कंपाउंड आयन कह सकते हैं। इसमें चार्जेस देखिए आपके किस तरीके से आए, जब ये चार्जेस आएंगे, ये आयंस बन गए, तो आयंस ऑब्वियसली किसी दूसरे आयन से अटैच होंगे, और उन दोनों के बीच में क्या होगा, उन दोनों के बीच में आपने इससे पहले देखा था क्या हुआ था, वही होगा। और उसके होने के बाद वो एक बेहतरीन कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में आएंगे। जैसे Na2SO4, मान लीजिए ये Na2 है और ये SO4 Na+, है और ये SO4 2- है, तो इन दोनों को मिला के ये कैसे बनेगा, ये 2 चार्ज इधर चला जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, फाइनली ये बन जाएगा आपका Na2SO4। और इस तरीके से, जैसे आप मान लीजिए आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम के पास +2 है, और CO3 है, इसके पास -2 है। अब ये SA2 इधर आया और SA2 इधर आया, तो ये क्या बना, ये बना Ca2CO3 2। तो यार 2 तो वैसे ही बराबर है तो कट जाएगा, तो इसको सिंपली CaCO3 लिख दो। इस तरीके से ये आपके जितने भी कैटायन और एनायन को मिलकर बनने वाले कंपाउंड हैं, आयनिक कंपाउंड्स यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे बेटा। आयनिक कंपाउंड जब यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे तो आप देखिएगा धीरे धीरे करके ये सब इस तरीके से आयंस और बहुत सारे बना लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि NH4 और NH4 के साथ कोई कहे कि सल्फेट को मिला दो, प्लस है, और ये सल्फेट को मिला दो। अब इसको मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये सब 9th में बताया जाता है, लेकिन फिर से मैं एक बार बता रहा था कि ये आपका NH4 का होल टॉइस बन जाएगा, जो इसका चार्ज होता है, और जो इसका चार्ज होता है वो इसका बन जाता है। तो ये आपका आयन एक क्रिएट हो जाएगा, एक आयनिक कंपाउंड क्रिएट हो जाएगा, NH4 का होल टॉइस SO4। इससे मिलने वाले जितने भी कंपाउंड से सब आयनिक बनेंगे। अब चाहे यहां पर आप K+ ले लो, चाहे आप Mg+ ले लो, और चाहे आप एल्युमिनियम 3+ ले लो, किसी के साथ भी कुछ भी बना के देख लो। आप एल्युमिनियम 3+ ले लो, या आप मान लीजिए आप SN2+ लेते हो, या SN4+ लेते हो, या आप पोटेशियम ले लेते हो, रुबिडियम ले लेते हो, सीजियम ले लेते हो, वट एवर यू आर टेकिंग, NH4+ ले लेते हो,
एंड यू आर मेकिंग द कंपाउंड NH4 and OH माइनस दोनों मिला दीजिए, NH4 OH माइनस मिला देंगे तो भी ये आपका देखिए क्या बना, ये एक आयनिक कंपाउंड ही तो बनेगा। जो चीज प्रॉपर आयंस में टूट जाए वो एक आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेट में आती है, और कभी कभी ये पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर वाले भी बनते हैं। खैर, लेकिन अगर किसी मेटल के साथ ये बन रहा है, जैसे K के साथ OH बनेगा तो फिर आयनिक ही होगा। Mg के साथ SO4 बन रहा है, Mg के साथ OH बन रहा है, Mg के साथ अगर OH बन रहा है तो क्या कंडीशन होगी आपको पता ही है, Mg है +2 और OH है -2। Mg है आपका +2 और OH है -2। अब Mg है +2 और OH है -2, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। इस तरीके से ये कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा। तो इस चीज को देखिएगा ध्यान से कि आपका ये 1s का इलेक्ट्रॉन था, और यहां पर देखिए ये तो सिंपल सी चीजें हैं, आप सब अच्छे से समझ चुके हैं, अच्छे से जान चुके हैं। NaCl Na एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, Cl दे देगा, ले लेगा, Mg2 दे देगा, O ले लेगा, ये MgO बन जाएगा। अगर एक से जैसे दो हो, O को हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसकी आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, तो एक की रिक्वायरमेंट एक एटम ने कर दी, दूसरे की रिक्वायरमेंट दूसरे एटम ने कर दी, और इस तरीके से Na2O बन गया। देखिए यहाँ पे 2Na+ और O2 माइनस, देखिए O2 माइनस और 2Na+ के फॉर्मेट में आपके पास आ गए। MgO बनेगा तो ये वैसे ही टूटेगा, MgO2 माइनस और Mg+2। इस तरीके से आयंस यहाँ पे डेवलप होते चले जाते हैं, और आयंस का बनना एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी के भी। अगर जैसे मैं Br की बात कर रहा हूँ, Br आपका है, अब Br और Al और Br3 ये तीनों मिले, ऐसे इन्होंने बनाया, लेकिन अगर आप इसे तोड़ोगे तो ये कैसे टूटेगा, बिल्कुल उल्टा तरीका बना लो। 3Br माइनस, देखिए एक Br माइनस, 3 Br थे माइनस के, और एक Al3+ का था बेटा। सभी को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, Br को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी टू कंप्लीट इस स्टेबिलिटी, टू कंप्लीट इस ऑक्टेट, और इस तरीके से यहां पर ये आयनिक कंपाउंड फिर से डेवलप हो गया। आयनिक कंपाउंड के डेवलपमेंट का हर चीज आपके सामने है। अब यहां से देखिए आप, ये जैसे वही चीजों का और एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा पीपीटी बेहतरीन तरीके से, कि एल्युमिनियम 2 थे और ऑक्सीजन 3 थे। ये देखिए एल्युमिनियम 2 और ऑक्सीजन 3, इन दोनों को मिलके क्या बना, Al2O3। अगर आप इसको तोड़ोगे तो जो तरीका मैंने बताया था, 3 उधर चला जाएगा Al3+, और 2 उधर चला जाएगा तो 2O-, ये आयन बने। अब यहाँ पर ये कितने आयन है, ये एल्युमिनियम कितने हैं 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो यहाँ 3 से कर दो, अपने आप चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे। देखिए 2 एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 3 है, 1 2 3 ऑक्सीजन है। इस तरीके से आपके ये कंपाउंड्स बार बार टूट रहे हैं, बन रहे हैं, कि क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है और किस तरीके से पॉसिबिलिटी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये क्या है, ये तो एक अजीब सी चीज है। क्या है ये, समझने की चीज है, क्या है ये, इसको देखकर लग रहा है कुछ आपको क्या है। सॉलिड स्टेट की आपको याद आ जाएगी, ये बेसिकली क्रिस्टल लैटिस है, ये बेसिकली क्रिस्टल लैटिस है। इस क्रिस्टल लैटिस को बनाने में किसका मेन कंट्रीब्यूशन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक मजबूती के साथ जुड़ते चले गए और एक लैटिस का फॉर्मेट, यूनिट सेल डेवलप हो गई। यूनिट सेल डेवलप होने के बाद वो यूनिट सेल आपकी डेवलप होती चली गई, डेवलप होते होते उसने एक लैटिस का फॉर्मेट ले लिया, एक बड़े क्रिस्टल का फॉर्म अख्तियार कर लिया। यानी अब इस क्रिस्टल को डेवलप करने के लिए, लैटिस को डेवलप करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो एनर्जी क्या होगी, वही एनर्जी तो लैटिस एनर्जी होगी। और लैटिस एनर्जी को कैलकुलेशन के तरीके में आपको बताने वाला हूं। एक तो कपस्तुन्स्की मेथड होता है जो इसका डायरेक्ट मेथड होता है, कपस्तुन्स्की मेथड होता है जो इसका डायरेक्ट मेथड होता है, और दूसरा इसका एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। दिस इज योर डायरेक्ट मेथड, कपस्तुन्स्की मेथड, डायरेक्ट मेथड होता है। कपस्तुन्स्की मेथड एक इस लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का डायरेक्ट मेथड होता है, और बॉर्न-हैबर साइकिल इस लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का बॉर्न-हैबर साइकिल इस लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का बेटा एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। ये सब चीजें आई हैव टू डिस्कस
इनडायरेक्ट मेथड होता है। लेटेस्ट एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, व्हाट डू मीन बाय द लेटेस्ट एनर्जी। आप सब जानते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वो सॉलिड से थोड़ी ना निकलता है, वो तो गैस से निकलता है, तो उसको गैस में पहले बदलना पड़ा था। ये सब बॉर्न-हाइवर्ट साइकिल में आपको बताया जाएगा। और यहां पे जिसकी जरूरत पड़ेगी वो एंथैल्पी होगी डेल्टा एच सब्लिमेशन की एनर्जी। फिर सॉलिड से एक इलेक्ट्रॉन निकला था और एक गैस बना था, फिर गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकला था और उसको हमने क्या कहा था, आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरह से Na+ जो बना था वो एक गैसियस आयन बना था। इसी तरीके से अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl2 आपका एक आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं था, तो डिसोसिएशन एनर्जी दी गई थी और इस तरीके से एक Cl गैसियस आयन लिया गया था बेटा, और इस Cl गैसियस आयन में एक इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया गया था और ये Cl- बनाया गया था। आपको याद होगा इस तरीके से ये Na+ और Cl- आयन ने एक दूसरे के साथ इलू किया था और ये कंबाइंड हो गए थे। लेकिन कंबाइंड होने पर दो गैसियस आयंस अगर एक साथ कंबाइंड होंगे और सीधे क्या वो क्रिस्टल बना देंगे, बना सकते हैं, लेकिन तब जबकि उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर जाए कि वो लैटिस क्रिएट हो जाए। बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी इन दोनों के बनाने पर। यानी लैटिस एनर्जी को मैं दो तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि दो गैसियस आयंस आपस में मिलकर अगर कोई क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल बना ले तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो लैटिस एनर्जी होगी। या दूसरी तरफ से मैं कहना चाहूं तो इस तरीके से कह सकता हूं, अगर कोई सॉलिड क्रिस्टल है और उस सॉलिड क्रिस्टल को तोड़ने के लिए और उसको गैसियस आयंस में लाने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो एनर्जी आपकी लैटिस एनर्जी होगी। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से चीजें दी गई हैं और बताई गई हैं। मान लीजिए इस लैटिस को आपको तोड़ना है, गैसियस आयंस में लाना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी, तब क्रिस्टल को तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। क्रिस्टल बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी भयंकर। प्रॉपर्टीज की हम थोड़ी सी डिस्कशन ऑलरेडी भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं कि इन लेटेस्ट एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैं आपको कैपेसिटेंस मेथड और बॉर्न-हाइवर्ट साइकिल का डिस्कशन कर रहा हूं। इसके अलावा मैं बात करता हूं कंपाउंड की, कि अगर कहीं कोई कंपाउंड है और उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। याद रखिएगा, हम सब जानते हैं कि ये जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं, अभी आपने देखा, तो ऑब्वियसली जब कोई इतनी मजबूत लैटिस बनेगी, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट सब हाई हो जाएगा। उसके अंदर चार्जेस हैं अगर, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखिए कितने खतरनाक हाई हो गए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखिए कितने खतरनाक हो गए। क्यों ऐसा हुआ? हम सब जानते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि लैटिस में प्लस और माइनस, कैटायन और एनायन मिल रहे थे, और कैटायन एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। और केमिस्ट्री की दुनिया में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस सबसे जबरदस्त माने जाते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बाद। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स होने की वजह से, जिसे मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स होने की वजह से, वो सब एक दूसरे के साथ होते हैं और इसलिए उनको तोड़ना या गलाना बड़ा मुश्किल काम होता है बेटा। इसीलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। उनकी कंडक्टिविटी की बात की जाए तो कंडक्टिविटी में, अगर उनकी थर्मल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो दे आर थर्मल कंडक्टर। अगर आयनिक कंडक्टिविटी की बात की जाए तो आयनिक कंडक्टिविटी में दे में बी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर कोई सॉलिड अपने क्रिस्टल की फॉर्म में है, अगर कोई सॉलिड अपने क्रिस्टल की फॉर्म में, मान लीजिए क्रिस्टल है फॉर्म, अब ये क्रिस्टल है, अगर कोई क्रिस्टल ही है भाई, तो उस क्रिस्टल में आप आयन सब एक दूसरे से फिक्स हैं। देखिए क्या होता है, करंट या कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, नॉट चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये करंट होता है। करंट का मतलब ये नहीं होता है कि चार्ज कहीं पर है, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। स्टेशनरी चार्ज का कोई मीनिंग नहीं है करंट के लिए। यहां पर क्या है, चार्जेस हैं पर वो स्टेशनरी फॉर्म में है। तो करंट का मतलब होता है रेट ऑफ, जो चार्ज फ्लो करे उससे डेवलप होता है करंट, ना कहीं पे चार्ज प्रेजेंट है इससे करंट डेवलप नहीं होता। तो यहां पर चार्ज प्रेजेंट है लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टल के फॉर्म में ये बहुत स्टेबल फॉर्म में है और इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है। और जब ये मूव नहीं कर सकता तो ऐसी सिचुएशन में इसको मैं कहूंगा कि यहां पे करंट डेवलप नहीं हो रहा है। यानी कि अगर मैं कहूं क्रिस्टल स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, दे आर नॉन कंडक्टर्स।
क्रिस्टल स्टेट और सॉलिड स्टेट में दे आर नॉन कंडक्टर। सवाल उठता है मॉल्टन स्टेट क्या होती है? मॉल्टन मतलब फ्यूज्ड स्टेट। देखिए इसी क्रिस्टल को हम गला सकते हैं, फ्यूज्ड स्टेट। फ्यूज्ड स्टेट मींस गली हुई अवस्था, गलित अवस्था, हिंदी में कहते हैं इसे गलित अवस्था। जब ये गलित अवस्था में होते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस ऑब्वियसली जब आप पिघला दोगे तो पिघलने के बाद उनके बीच के जो फोर्सेस होंगे वो बहुत कमजोर हो जाएंगे एंड दे कैन मूव, और वो तब मूव करने की कोशिश करेंगे। और जब वो मूव करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली दे आर नॉट सो गुड कंडक्टर इन फ्यूज स्टेट, बट दे आर ओके कंडक्टर। लेकिन वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। तो चलो कम से कम यहां पर कंडक्टर तो बन गए, वो कंडक्टर ही बने, मतलब पुअर कंडक्टर ही हैं, लेकिन एटलीस्ट कंडक्टर तो हैं। हाँ यहां पर कुछ कुछ देखिए, अगर आइडियल स्टेट लें तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सॉलिड स्टेट में भी कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं बेटा, कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। आप सब जानते हो फ्रैंकेल, शॉटकी, लाइन डिफेक्ट्स है ना, एरियल डिफेक्ट्स, तमाम तरह के सॉलिड स्टेट में आप डिफेक्ट्स पढ़ोगे। तो डिफेक्ट्स की वजह से हल्के फुल्के चार्जेस कहीं पे डेवलप हो जाते हैं और उसकी वजह से थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है, उसको हम पीजियो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और हम मान सकते हैं कि ना के बराबर दे आर कंडक्टर, लेकिन वो कभी कभी डिफेक्ट्स के साथ होता है, अदरवाइज दे आर जनरली नॉन कंडक्टर्स। अगर हम एक सॉलिड स्टेट को आइडियल फॉर्म में ले कि हाँ भाई ये प्रॉपर सॉलिड है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, पर आइडियल तो दुनिया में कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि हाँ अगर कहीं थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो तो उसको कह सकते हो कि भाई आप वो पीजो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकता है। मॉल्टन स्टेट हो गई, कैन नॉट मूव इन मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट में थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो पुअर कंडक्टर हो गए थे। अगर मैं इसी को उनकी एक्वस कंडीशन ले लूं, कि अगर मैं इसी को उनका एक्वस कंडीशन ले लूं, एक्वस NaCl ले लूं, तब तो दे आर वेरी गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तब वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, और भी डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा इससे रिलेटेड, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा इसमें बहुत कुछ बेटा। इसी के साथ अभी थोड़ी देर में फिर एक और टॉपिक आपको मिलेगा।